दोपहर 1 बजे सेठी के बंगले पर पहुंचकर मैंने गार्ड्स को बताया कि सेठी साहब के कहने पर मैं उनकी वाइफ से मिलने आया हूं। तो उन लोगों ने भीतर मेरी बाबत इत्तला कर दी। उसके 5 मिनट बाद एक नौकर बाहर आया और मुझे अपने साथ लिवा ले गया। नीलिमा सेठी 35 से 40 साल की ठीक ठाक शक्ल और सूरत वाली महिला थी, जो बड़ी सलीके से सूट सलवार के ऊपर दुपट्टा डाले बैठी थी। सच कहूं तो उस औरत को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो शशांक सेठी जैसे दबदबे वाले रईस शख्स की बीवी थी, जो कि करोड़पति था, बल्कि अरबपति था। उसकी सादगी ने मुझे प्रभावित किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा मुझे उस औरत पर तरस सा हो गया और ये भी समझ में आ गया कि सेठी वर्तिका के पीछे क्यों पागल था। हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे ना हो, इसलिए मामूली कपड़े पहने, सजने संवरने की कोशिश ना करें, समझ में आता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी होती है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी कोई वैसा कर रहा हो तो मैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ ही कहूँगा। नियामतें आखिर होती किस लिए? वो भी तब जब हम उनके हासिल करने की कुव्वत रखते हो। खैर, वो उसका व्यक्तिगत मामला था, पर वो मामूली कपड़े पहने या कीमती उस पर कुछ कहने का मेरा मुंह नहीं बनता था। ना ही मुझसे वैसा कुछ सुनने के बाद वो मुझे अपने सामने बैठने दे सकती थी। इसलिए मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। पूरी शालीनता के साथ दोनों हाथ जोड़ दिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठो। थैंक यू। तो तुम्हें शशांक ने मुझसे मिलने के लिए भेजा है? भेजा तो नहीं है मैडम, लेकिन इतना ज़रूर कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे मिल सकता हूँ, आपकी मदद ले सकता हूँ। तो यही सोचकर चला आया कि आपसे 2-4 सवाल कर लिए जाएं। किस बारे में? उन पर लगे इल्ज़ामातों के बारे में। ओह! तो तुम वकील हो। लेकिन वो तो चावला साहब है। मैं वकील नहीं, प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ मैडम। मतलब शशांक ने तुम्हें असली कातिल का पता लगाने को कहा है? जी हाँ। यानी तुम्हें यकीन है कि शशांक ने उस लड़के को नहीं मारा था? मेरे लिए इस सवाल का सीधा जवाब दे पाना भी मुमकिन नहीं है मैडम, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा काम उन्हें बेगुनाह साबित करने का है। इसीलिए मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बेगुनाह हैं या नहीं हैं। मतलब कुछ कुछ वकीलों वाला ही हाल है तुम्हारा। जी हाँ, वैसे आपको क्या लगता है? क्या कवि शेखावत का कत्ल सेठी साहब ने किया हो सकता है? मैं उसकी बीवी हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कत्ल किया है या नहीं। मैं हर हाल में उसके साथ हूँ और उसे बचाने के लिए जो बन पड़ेगा करूँगी। उसने एक तरह से मेरा ही जवाब मुझ पर दे मारा। फिर बोली, वर्तिका सिंह को जानती तो रही होंगी आप? हाँ, जानती हूँ। कई सालों तक उसने हमारे घर में काम किया था। तो ना जानने का क्या मतलब है? फिर तो ये भी जानती होंगी कि कत्ल उसके घर में ही हुआ था। हाँ, न्यूज़ में देखा था। ये भी कि मेरे पति परमेश्वर कत्ल के आसपास के वक्त में वहीं थे। हालांकि पूछने पर बताया मुझे यही था कि कत्ल उसके वहाँ से निकलने के बाद किसी वक्त किया गया था। गए क्यों थे? कोई काम था वर्तिका के लायक, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी तो खुद चले गए। एक नौकरानी का इतना ख्याल? हाँ, शशांक का दिल बहुत बड़ा है, ख़ास तौर से औरतों के मामले में। मतलब सबकी हेल्प कर देते हैं। अगर सामने वाली कोई खूबसूरत लड़की हो तो हाँ, कर देता है। मैडम, आपका इशारा कहीं और तो नहीं है? कहाँ? मुझे लगा आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेठी साहब और वर्तिका के बीच कुछ चल रहा था। गलत मतलब निकाला तुमने। अब बताओ क्या जानना चाहते हो? वो सच में किसी लड़की को मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए हेल्प कर देता है। वर्तिका मुसीबत में तो नहीं थी, लेकिन वो मॉडल बनना चाहती थी। और देख लो, मेरे हस्बैंड ने बना दिया। तभी वो सेठी साहब की बहुत तारीफ कर रही थी। बढ़िया तारीफ कर रही थी। किसी की तारीफ करने का इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है कि उसके खिलाफ पुलिस के गवाह बन जाओ, जो कि इस मामले में वो बनी हुई हैं। कमीने ने जरा भी लिहाज नहीं किया। ये तक नहीं सोचा कि आज वो जो कुछ है भी है, शशांक की वजह से ही है। मरने वाला उसका मंगेतर था मैडम। मंगेतर ही था ना, अभी पति तो नहीं बना था। एक बार को उसके आरोप सच्चे होते तो मैं मान भी लेती कि उसने एकदम सही कदम उठाया था। मगर सच ये है कि शशांक का कवि शेखावत के साथ कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो लगता है जैसे वर्तिका किसी के कहने पर जानबूझकर शशांक को फंसाने की कोशिश कर रही है। किसके? कोई नाम है आपके जहन में? नहीं, लेकिन कोई ना कोई होगा जरूर।
अपनी तरफ से भला वो वैसा कोई कदम क्यों उठाने लगी? मगर एक दूसरी जानकारी तुम्हें बराबर दे सकती हूँ मैं। हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। क्या? वर्तिका का कईयों के साथ चक्कर चल रहा था। क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता? पता है, बहुत पहले मैंने तुम्हारे जैसे ही एक डिटेक्टिव को उसके पीछे लगाया था। इसलिए लगाया क्योंकि अपने पति को उस लड़की पर बहुत ज़्यादा मेहरबान देखकर मुझे शक हो गया था। शक पुख्ता हुआ? नहीं हुआ। डिटेक्टिव ने रिपोर्ट दी कि मेरा शक बेबुनियाद था, मगर उसने जांच पड़ताल खूब की थी, इसलिए कुछ नाम सामने आकर रहे। उनमें से एक तो कवि शेखावत ही था, दूसरा आनंद राठी करके कोई था जिसका उसके घर पर खूब आना जाना था, तीसरा विनित कश्यप नाम का कोई लड़का था जिसके साथ वर्तिका का मिलना जुलना बढ़ रहा था। अब क्योंकि कवि के साथ वो शादी करने जा रही थी तो उसे भूल जाते हैं, मगर बाकी दोनों का क्या? क्यों वे लोग वर्तिका के आसपास नजर आ रहे थे? जाहिर है उनका उसके साथ कोई तगड़ा चक्कर चल रहा था। एक लड़की का 3 लड़कों के साथ एक ही वक्त में अफेयर, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। कैसे पॉसिबल है? कोई मैनेज करने की अकल रखता हो तो असंभव भी क्यों करवा? विनीत कश्यप का नाम मुझे सुना सुना लग रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद था, हाल ही में मैंने किसी के मुंह से सुना, मगर किससे सुना था, ये किस सिलसिले में सुना था, इस वक्त याद नहीं आ रहा था। विनीत का एड्रेस मालूम है आपको? नहीं, मैं नहीं जानती। डिटेक्टिव की रिपोर्ट भी मैंने हाथ के हाथ फाड़ कर फेंक दी थी, इसलिए अब रिपोर्ट में देखकर भी नहीं बता सकती। मगर उसका ये कहा जरूर याद है कि आनंद और कश्यप दोनों ही वर्तिका के बहुत करीबी जान पड़ते थे। आपको लगता है कि हत्यारा उन दोनों में से कोई भी एक रहा हो सकता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन था तो कत्ल की बस एक ही वजह समझ में आती है, ये कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, जबकि वहां तो उनकी संख्या 3 थी। तीसरा कौन? क्यों, मरने वाले को भूल गए? नहीं, नहीं भूला, सॉरी। इट्स ओके। इस तरह से देखो तो मामला प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ बैठकर वक्त जाया करने के बजाय जाकर उन दोनों से मिलो, ढंग से उनसे सवाल जवाब करो। कोई जुबान खोलने में आनाकानी करे तो मुझे बताना। अब जाकर उसने साबित किया था कि वो उसकी बीवी थी। कोई जुबान नहीं खोलेगा मैडम तो आप उसमें क्या कर लेंगे? देखना मैं क्या कर सकती हूँ, फोन करना मुझे। जरूर करूँगा। वो खामोश रह गई। डिटेक्टिव की रिपोर्ट बेशक आपने फाड़ कर फेंक दी, लेकिन उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर कुछ तो मालूम होगा आपको। नहीं, साल बीतने को है, कैसे याद रख सकती हूँ? खोजा कैसे था उसे? ऑनलाइन सर्च करके। कुछ ऐसा याद आ रहा हो जिससे आपका पता लगाना आसान हो जाए? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पक्का है कि उसने सेठी साहब पर आपके शक को बेबुनियाद बताया था। हाँ, वही बताया था। मुझे उस बात ने बहुत हैरान किया जो डिटेक्टिव उसे आनंद राठी के बारे में बता सकता था, कवि शेखावत और किसी विनीत कश्यप के बारे में जानकारी दे सकता था। उसे ये कैसे नहीं पता लगा कि वर्तिका और सेठी के बीच क्या चल रहा था, या वो औरत मुझसे झूठ बोल रही थी? वर्तिका के बारे में कुछ और बता सकती हैं? प्रत्यक्षता, मैंने पूछा। नहीं, जब वो हमारे यहाँ थी तब के बारे में पूछोगे तो सब बता सकती हूँ, मगर उसमें जिक्र के काबिल कुछ भी नहीं है। और बाद की मुझे कोई जानकारी नहीं है। सच पूछो तो उसके यहाँ से जाने के बाद कभी मुलाकात तक नहीं हुई होगी मेरी। मैडम, सुनकर आपको बुरा लग सकता है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि सेठी साहब और वर्तिका के बीच गहरे संबंध थे और वो सालों से चल रहे थे। हैरानी है कि ना तो आपको कभी उस बात की भनक लगी, ना ही आपके हायर किए हुए डिटेक्टिव को लग पाई, क्योंकि हम दोनों ही अंधे थे, या वो डिटेक्टिव तुम्हारे जितना होशियार नहीं था। और 100 बातों की एक बात ये है कि तुम्हारा उस मामले से क्या लेना देना है? तुम मेरे हस्बैंड को हत्या के इल्ज़ाम से बचाने निकले हो या उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने? मेरा काम है तो उन्हें बचाना ही मैडम, लेकिन बचाने के लिए मेरा उनके बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है। फिर हो सकता है मैं किसी तरह हत्या का इल्ज़ाम वर्तिका के सिर पर ही डालने में कामयाब हो जाऊं। इसीलिए कुछ भी जानती हैं तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कोई जानकारी नहीं। आप कहाँ थी? कब कहाँ थी मैं? परसों 3 से 4 के बीच। व्हाट? तुम सोचते हो मैंने कभी को ख़त्म कर दिया? नहीं, लेकिन हर संभावित पहलू पर ध्यान देना मेरे लिए ज़रूरी है। यानी शशांक को बचाने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना दोगे? ऐसा नहीं मैडम, मेरे कहने पर से थोड़े ही कोई कातिल या बेकसूर साबित हो जाएगा।
उस बात को प्रूव करके भी तो दिखाना होगा जिसके लिए एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी इनोसेंट के खिलाफ सबूत कहाँ से इकट्ठा कर पाऊंगा मैं? आप बताइए, कहाँ थी आप 21 मार्च को 3 से 4 के बीच? यहीं अपने घर पर थी? साबित कर सकती हैं? जाकर गार्ड से पूछ लो। और किसी तरह से नहीं कर सकती? फिर संदेह भरी निगाहों से मुझे घूरती हुई बोली, कहीं शशांक ने ये दूसरा वाला काम ही तो नहीं सौंपा है तुम्हें? मतलब कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसाने का काम। वो ऐसा क्यों करेंगे मैडम? किसके दिल में क्या चल रहा है विक्रांत, उसे जाना नहीं जा सकता। हालांकि मुझे यकीन है कि शशांक मेरा बुरा नहीं कर सकता, मगर यकीन गलत साबित हो जाए तो मुझे क्या पता कि वो मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिशों में नहीं जुटा हुआ है। उससे भी बड़ा सवाल ये है मैडम कि आपके दिल में क्या चल रहा है? क्या आप अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती हैं? क्या आप सेठी साहब को जेल जाते हुए देखना चाहती हैं? अगर हाँ तो साफ कहिए, क्योंकि लोहा गर्म है। मैं कहूँ और तुम शशांक के मैं कहूँ और तुम शश मैं कहूँ और तुम जाकर शशांक के सामने सब उलट दो, है ना? सुनकर मैं हौले से हंस पड़ा। नहीं, मेरा उससे दूर जाने का कोई इरादा नहीं है। होता तो सबसे आसान रास्ता है तलाक, जो लेने से वो मुझे नहीं रोक सकता है। और यकीन जानो, तलाक भी मेरी शर्तों पर ही होना है, ना कि उसकी। मगर अभी पानी सिर के ऊपर नहीं पहुंचा है, इसीलिए जो जैसा चल रहा है मैं उसे वैसे ही चलने देना चाहती हूँ। यानी समस्याएं बराबर है आप दोनों की मैरिड लाइफ में। वो तो हर शादीशुदा इंसान के जीवन में होती है। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। पूछो। वर्तिका सिंह कवि शेखावत के साथ शादी करने जा रही थी। इस बात से क्या सेठी साहब को कोई फर्क पड़ता था? मेरे ख्याल से तो नहीं। वो कोई वर्तिका से शादी थोड़ी ही करने वाला था जो वैसी बातों से उसे कोई प्रॉब्लम होती। हाँ, उसका खैर ख्वाह बना हुआ था तो राय बराबर दे सकता था कि उसे उस लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दी थी, मैं नहीं जानती। ठीक है मैडम, वक्त देने के लिए थैंक यू, अब चलता हूँ। कहकर मैं बाहर निकला और गेट की तरफ बढ़ चला। फिर अपनी कार तक पहुंचा ही था कि एक होंडा सिटी वहां रुकती देखकर ठिठक गया। भीतर से ठीक है, जय और वीरू मौजूद थे। दोनों नीचे उतरे। फिर जैसे ही उनकी निगाह मुझ पर पड़ी, मेरी तरफ को बढ़ाए। यहाँ क्या कर रहे हो जासूस? इलियास ने पूछा। मैडम से मिलने आया था। क्यों? इस सवाल का जवाब जाकर सेठी साहब से मांगो। हम अभी बॉस से मिलकर आ रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि अब तुम उनके लिए काम कर रहे हो। यानी हम एक ही पाले में खड़े हैं। लेकिन उस कोशिश की शुरुआत यहाँ से क्यों? वर्तिका के बारे में पूछताछ करनी थी। मैडम से? हाँ। मतलब उन्हें सब बता दिया? वो बौखला सा गया। नहीं, बस सुना। अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। क्या सुना? जो सुना वो भी किसी काम का नहीं है। अब चलता हूँ। एक मिनट रुको। बोलो। तुम्हें वर्तिका के बारे में जो कुछ भी जानना है हम बता सकते हैं। अच्छा, क्या बता सकते हो? सब कुछ। ठीक है, बताओ। अंदर चलकर बात करते हैं, आओ। मैं हिचकिचाया। अब आ भी जाओ यार, क्योंकि हम एक ही पाले में हैं। तब तक तो यकीनन, जब तक कि तुम सेठी साहब को बेकसूर साबित नहीं कर देते, उसके बाद देखेंगे ही तुम्हारा क्या करना है। बहुत चाहेगा तो निपटा देंगे, नहीं चाहेगा तो तुम्हें पुरानी बातों के लिए सॉरी बोल देंगे। यानी अभी कुछ नहीं करोगे? मतलब तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, सॉरी नहीं बोलोगे? सुनकर उसने जोर का ठहाका लगा दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ता हुआ बोला, आओ भीतर बैठकर आराम से बात करते हैं। कहोगे तो घूंट भी लगवा देंगे, सब अवेलेबल है। तत्पश्चात मैं उनके साथ हो लिया। दोनों मुझे लेकर उसी कमरे में पहुंचे जहां सेठी ने मुझे और पुलिस को अटेंड किया था, जहां गरिमा ने इलियास को थप्पड़ मारा था। फिर मुझे कुर्सी पर बैठने के बाद इलियास बियर के 3 बोतल ले आया और ढक्कन खोलने के बाद एक मुझे थमाता हुआ बोला, अब बताओ क्या जानना चाहते हो उस लड़की के बारे में? इसके अलावा कुछ कि 5 साल पहले उसने इस घर में हाउसमेट का काम करना शुरू किया था। फिर सेठी साहब के सदके मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने कदम जमाती चली गई। दोनों के बीच गहरे ताल्लुकात थे, जो कुछ दिनों पहले तक निर्बाध चलते आए थे। इसके अलावा उसके बारे में और क्या है जानने को? बॉस को वो पसंद आ गई, जिसके बाद उन्होंने उसकी लाइफ सेट कर दी और दोनों के संबंध उसके मालवीय नगर
शिफ्ट हो जाने के बाद भी बदस्तूर चलते रहे, मगर बॉस कभी ये नहीं भांप पाए कि वो लड़की उन्हें उल्लू बना रही थी, धोखा दे रही थी। वो कैसे? अरे जब उसने कवि शेखावत के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला किया और बॉस को उसकी भनक तक नहीं लगने दी, तो धोखा देना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? बाद में तो बाद में तो बता दिया था, क्योंकि बताना उसकी मजबूरी थी। वो चाहती थी कि बॉस उसकी शादी पर अपनी मुहर लगा दें ताकि आगे उसकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बॉस के गुस्से से वाकिफ थी, जानती थी कि वो उसके खिलाफ हो गए तो शादी तो दूर की बात थी, उसके लिए अपनी जिंदगी बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। मगर यह भी सच है कि कवि के कत्ल के सेठी साहब का कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों को किसी ऐसे डिटेक्टिव की खबर है जो साल भर पहले किसी के कहने पर वर्तिका और सेठी साहब के संबंधों की जांच पड़ताल कर रहा था? रमन रस्तोगी। इलियास ने जोर से ठहाका लगाया। बहुत उस्ताद आदमी था, सब भाप गया। बहुतेरे सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे, मगर ये नहीं जानता था कि पहले ही दिन से हमारी उस पर निगाह थी और जानबूझकर उसे ढील दे रहे थे। मगर फिर उसने रास्ता बदला और चूहे की तलाश में सांप का बिल टटोलने लगा, जो कि पहले वाली से कहीं ज्यादा बड़ी गलती थी। मतलब क्या हुआ इसका? वर्तिका का पीछा करते करते वो बॉस तक पहुंचा। फिर बॉस के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हमारे आदमी उस पर लगातार निगाह रख रहे थे। ऐसे में जब वो अपनी हदें तोड़ता दिखाई दिया तो एक रोज उठा लिया और उसे और थोड़ी खातिरदारी की तो उसने सब बक दिया। क्या बक दिया? यही कि वर्तिका का पीछा वो नीलम मैडम के कहने पर कर रहा था, जिन्हें सेठी साहब और वर्तिका के संबंधों पर शक था। और आगे उसे सेठी साहब के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिल गए थे जिनके जरिए वो दौलतमंद बनने के सपने देखने लगा था। उसके बाद हमने उसे बताया कि आगे मैडम को क्या रिपोर्ट देनी थी। वो मान गया। मानना ही था भाई, जिंदगी से तो सबको प्यार होता है ना। तुम ये भी तो कह रहे हो कि वो सेठी साहब के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करने लगा था, सबूत भी जुटा सकता था। तो उस दूसरे मामले में कैसे संभाला रमन रस्तोगी को? वैसे ही जैसे कि संभाला जाता है। हमने पहले उससे मैडम को जाकर रिपोर्ट करने को कहा, मतलब एक तरह से साहब को क्लीन चिट देने के लिए तैयार किया। फिर जब अपना काम पूरा कर चुका था तो निपटा दिया साले को। मामूली आदमी था, ना तो उसकी मौत पर कोई हल्ला मचा, ना ही कभी उसकी लाश बरामद हो पाई। खत्म कर दिया। मैं हड़बड़ा सा गया। दूसरा रास्ता भी क्या था? और उसे खत्म किया कि पुलिस आज तक उसकी लाश बरामद ही नहीं कर पाई। उसके हत्यारे को खोज पाना तो दूर की बात थी। फिर थोड़ा रुक कर बोला, तुम ये बताओ जासूस कि बॉस को बेकसूर साबित करने के लिए क्या कर रहे हो, और वर्तिका को उसके बयान से पीछे हटने को मजबूर कैसे करोगे? वो मेरा काम है जो कि मैं कर लूंगा। उसके बारे में तुम लोगों का जानना कतई जरूरी नहीं है। बॉस ने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा है, साफ साफ कहा है। तो अक्रांत पहली बार बोला। ये कहा है कि अगर तुम कहो कि वर्तिका को खत्म करना जरूरी है, कर देना। किसी को ठाक पीट कर जानकारी उगलवानी है तो उगलवा कर दिखाना है। मतलब बॉस के बेकसूर साबित होने तक तुम हमारे बॉस हो, कोई भी काम ले सकते हो हमसे। ठीक है, कोई ज़रूरत हुई तो मैं कॉल करूँगा, नंबर बता दो अपना। उसने बताया, जिसे मैंने हाथ अपने मोबाइल में सेव कर लिया। हालांकि मैं उनसे वैसा कुछ भी कराने का इरादा नहीं रखता था, जैसा दोनों अभी अभी बयान करके हटे थे। मगर सच कहूँ तो उनके वैसा कह भर देने से अचानक ही मुझे यूं लगने लगा जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रांत गोखले की ताकत बढ़ गई थी। किसी विनीत कश्यप को जानते हो? एक्टर है, वर्तिका का दोस्त भी। अब मुझे याद आएगा कि कवि ने उसका जिक्र अपने दोस्त के रूप में किया था। एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि रमन रस्तोगी की रिपोर्ट में उस लड़के का जिक्र था और रिपोर्ट की कॉपी अभी भी हमारे पास मौजूद है। देखकर बताओ प्लीज। सुनकर इलियास कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद जब वापस लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसे उसने मुझे पकड़ा दिया। मैंने खोलकर देखा तो पाया कि उसमें कई तस्वीरें भी मौजूद थी जिनके पीछे उनके नाम लिखे हुए थे। ये भी लिखा था कि वो तस्वीर कहाँ ली गई थी। आनंद राठी की भी फोटो उसमें मौजूद थी, मगर वर्तिका और सेठी की कोई तस्वीर नहीं थी। लेकिन मेरा खास ध्यान एक ऐसी तस्वीर ने खींचा जिसमें कवि शेखावत एक लड़की के साथ किसी मूवी थिएटर में जा रहा था। लड़की ने अपनी बाहों में अपनी बाहें पिरो रखी थी। पलटकर देखा तो पीछे आयना मेहरा का नाम लिखा देखकर चौंक पड़ा।
वो नाम भी कवि ने ही मुझे बताया था, ये कहते हुए कि वो उसकी और वर्तिका की म्यूचुअल फ्रेंड थी। मगर तस्वीर में जो दिखाई दे रहा था उसे देखकर मैं ये तो हरगिज भी नहीं मान सकता था कि वो महज उसकी फ्रेंड थी। साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों बहुत क्लोज थे। तस्वीर पर जो तारीख थी वो 2 साल पहले की थी, यानी तब की जब अभी वर्तिका ने मॉडलिंग में बस कदम ही रखा था। ऐसे में इस तस्वीर का इस केस में कोई दखल हो बराबर हो सकता था, भले ही अभी वो बात मेरी समझ से बाहर थी। ये भी संभव था कि आयना का आगे चलकर कवि के साथ ब्रेकअप हो गया हो, जिसके बाद वर्तिका उसकी ज़िंदगी में आ गई, या ब्रेकअप की वजह ही वही बनी थी, इसलिए उस लड़की से मिलना अब जरूरी हो उठा। मैंने सबके सामने पते और मोबाइल नंबर अपनी डायरी में नोट किए, फिर आनंद राठी की फ़ोटो उन दोनों को दिखाता हुआ बोला, तुम लोग अगर सच में सेठी साहब के लिए मेरे कहने पर कुछ कर सकते हो तो जाकर इसलिए लड़के के बारे में सब कुछ पता लगाओ। हो सके तो ये भी कत्ल के आसपास के वक्त में ये कहाँ था, मगर जो करना दूरी बनाकर करना, क्योंकि उधर के पार्षद का बेटा है ये, जैसे हमें परवाह है ना हो, लेकिन सेठी साहब के लिए ज़रूरी है कि तुम दोनों इससे कोई संपर्क ना करो, मगर इसके बारे में पता सब लगाओ। निगाह भी रखो, देखो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। करीब गए या उससे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो ये सावधान हो जाएगा, जबकि मुझे इस पर शक बराबर है। मतलब कत्ल इसने किया था, अभी नहीं पता, तभी तो तुम दोनों को मालूम करने को कह रहा हूँ, मगर याद रखना दूरी बनाकर रखना है। हेकड़ी बिल्कुल भी नहीं दिखानी। फिर भी ताकत जोर मारने लगे तो इतना सोच लेना कि तुम्हारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम सेठी साहब की मुश्किलें बढ़ा देगा। समझ गए? हाँ समझ गए। बढ़िया, तो लग जाओ काम पर, मैं चलता हूँ। निगरानी 24 घंटे की करनी है। मैं चाहता तो यही हूँ, लेकिन तुम अपनी सहूलियत के अनुसार जितना कर सको करना। डोंट वरी जासूस साहब, अब ये हगेगा भी तो हमारी नज़रों में होगा। बढ़िया, कहकर मैं उठा और वहां से बाहर निकल गया। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।